नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोरारजी देसाई के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउथी रिबेल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद डिस्कशन होगा नेशनल साइंस डे से रिलेटेड, और फिर हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। ओके, शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है मोरारजी देसाई से। ठीक है, अब आप में से जिन्होंने मोरारजी देसाई जी के बारे में नहीं सुना है उन्हें मैं बता दूं कि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर थे और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है ना, पहले ऐसे कोई व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग से कोई और प्राइम मिनिस्टर बना हो। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमने इनकी रिसेंटली 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। ओके, इनका बर्थडे किस दिन आता तो 29 फेब 2021 को आता, लेकिन आपको पता है लीप ईयर ना होने के कारण इस बार क्या हुआ है 29 फेब नहीं आया है। बट स्टिल अगर इस साल 29 फेब आता तो इनका बर्थडे हम 29 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम कब कर रहे हैं, 1 मार्च को कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ के साथ शुरुआत करते हैं। इनका जन्म जो है वो 29 फेब 1996 में हुआ था। ठीक है, कहां पर जन्म हुआ था इनका, तो बुलसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहां इनका जन्म हुआ था। ओके, उसके बाद आगे चलकर 1918 में ये क्या बन जाते हैं, ये विल्सन सिविल सर्विस इन बॉम्बे से ग्रेजुएट होते हैं और डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, और ये करीब 12 साल तक डेप्यूटी कलेक्टर की सर्विस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ साथ इन्हें क्या लगता है कि इन्हें ये लगता है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, सेंस ऑफ जस्टिस ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं है, किसी भी प्रकार की जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसी कारण ये गुस्से में आकर रिजाइन कर देते हैं गवर्नमेंट सर्विस से और क्या करते हैं 1913 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ जाते हैं। ओके, उसी टाइम पर ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, फिर उसके बाद वो कई बार जेल भी जाते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही। ठीक है, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन 1931 एंड वाज अ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमिटी अंटिल 1937। ठीक है, इसी टाइम पर क्या होते हैं, कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ठीक है, अलग अलग आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसी टाइम पर इन्हें क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ही। ओके, फिर उसके बाद देश आजाद हो जाता है और उसके बाद इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, 1952 में ये क्या बन जाते हैं, ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं बॉम्बे स्टेट की। ओके, उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, महाराष्ट्र का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ही ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनते हैं। फिर लेटर ऑन ये फाइनेंस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है, एक कामराज प्लान आता है। कामराज प्लान क्या आता है, रिफॉर्म्स वगैरह के लिए लाया गया था पॉलिटिकल सिस्टम में। इसमें यह बात कही गई थी कि जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और पूरी की पूरी एनर्जी उन्हें फोकस करनी चाहिए किसमें, रिवाइटलाइजेशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को दोबारा से स्ट्रांग बनाने के लिए करनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसी टाइम पर क्या करते हैं, यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं अंडर कामराज प्लान। ठीक है, फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब वो इन्हें बुलाते हैं वापस से मोरारजी देसाई को और उन्हें बोलते हैं कि आप एक क्या करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की आप अध्यक्षता करें, यानी कि आप उसके चेयरमैन बन जाएं। तो मोरारजी देसाई जो है फर्स्ट एआरसी के चेयरमैन बनते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताना कि फर्स्ट एआरसी की जो रिकमेंडेशंस थी वो कब आई थी। ओके, चलिए उसके बाद फिर इमरजेंसी के टाइम पर 1975 में क्या करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। ओके, और इमरजेंसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, वहीं से ये शुरुआत करते हैं एक नवनिर्माण मूवमेंट की जो कि गुजरात में था। एक्चुअली में नवनिर्माण मूवमेंट जो है वो इनके द्वारा नहीं, स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह इस आंदोलन से जुड़े और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हमारे वो भी इस नवनिर्माण आंदोलन से जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मोरारजी देसाई जी हो, जो भी अच्छे ग्रेट लीडर्स हुए वो इस नव
निर्माण आंदोलन से जुड़े, ठीक है। ये जो मूवमेंट था ये सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था 1974 का गुजरात में, ठीक है। और किसके अगेंस्ट था? मिडिल क्लास के अगेंस्ट, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, करप्शन की जो प्रैक्टिसेस वगैरह थी उसके अगेंस्ट में था ये मूवमेंट, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। फिर उसके बाद एक पार्टी बनाते हैं ये जनता पार्टी के नाम से, और जनता पार्टी जो है वो पावर में आती है जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, इलेक्शन हार जाती है, उनकी पार्टी वोट नहीं जीत पाती है 1977 में, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाते हैं, 2 सालों के अंदर इन्हें रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। इनकी अगर हम आइडियोलॉजीज की बात कर लें, मेंस में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आइडियोलॉजीज वगैरह कंपेयर करने को दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए आइडियोलॉजी क्या थी इनकी, अगेंस्ट इनइक्वालिटी सॉरी हाँ, इनकी आइडियोलॉजी के हम बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये अगेंस्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे ये पूरी तरह से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होती है उसको ये प्रमोट करना चाहते थे, और चाहते थे कि चाहे कोई भी व्यक्ति गांव में हो, टाउन में रह रहा हो, सिटी में रह रहा हो, वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एंजॉय करे, ठीक है। टॉक ऑफ सोशलिज्म भी किया इन्होंने, सोशलिज्म को प्रमोट किया काफी ज्यादा, ठीक है। फिर सपोर्ट करते थे ये ऑस्टेरिटी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हुआ करते थे, डिसिप्लिन वगैरह को ध्यान में रखा करते थे, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। फिर रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते थे। इनका ऐसा कहना था कि नो वन, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर, इज अबव द लॉ, ठीक है। फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है हौतीस अटैक रियाद से रिलेटेड, यानी कि हौतीस रिबेल के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हौतीस कौन है। ये जो हौतीस हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, आप लोग इसको किसी और तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं इसको हौतीस बोल रहा हूं। ये जो है ये यमन बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। कहां पर बेस्ड है? यमन में, यमन जो कंट्री है। और जैसे कि आपको पता होगा आईएसआईएस जो है, आईएस वगैरह जो है इंडिया में जो टेररिस्ट वगैरह अटैक करते हैं उनको बैक्ड कौन करता है? पाकिस्तान करता है। वैसे ही ये यमन में है, लेकिन इनको जो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो ईरान के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ईरान वगैरह पैसे वगैरह, वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करता है हौती रिबेल्स को। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखिए आप, हौती रिबेल्स कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यमन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने एक अटैक किया था कहां पर? यमन, रियाद, यानी कि सऊदी अरेबिया। रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। तो रियाद में इन्होंने क्या किया, एक मिसाइल वगैरह को लॉन्च किया, लेकिन उस मिसाइल को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया सऊदी के जो डिफेंस फोर्सेस थी उनके द्वारा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और बेसिक इनके बारे में। सबसे पहले तो ये जो रिसेंट अटैक है ये क्यों किया गया? देखिए जो हौतीज हैं वो क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसी कारण ये क्या करना चाहते हैं, दे हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ऑन द ग्राउंड स्पेशली इन द जॉफ प्रोविंस अलोंग दी सऊदी बॉर्डर। सऊदी बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने, सऊदी बॉर्डर के पास इन्होंने अपना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहते हैं, सिटी ऑफ मरीब जो कि लास्ट स्ट्रांग होल्ड है किसका? यमन की गवर्नमेंट का, उसके ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं। देखिए दो प्रकार की गवर्नमेंट वगैरह चलाई जा रही है। मान लीजिए कि ये यमन कंट्री है, ठीक है। यमन कंट्री छोटे से पार्ट में ही वहां पर गवर्नमेंट रह गई है, जो डेमोक्रेसी वगैरह की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत छोटे से एरिया में डेमोक्रेसी रह गई है वहां पर, जहां पर गवर्नमेंट वगैरह इलेक्ट होती है और काम करती है। बाकी का जो मेजर पोर्शन है यमन का वो किनके अंडर में आता है? तो हौतीस के अंडर में आता है। इसीलिए दुनिया के सबसे वर्स्ट सिविल वॉर से कौन गुजर रहा है? यमन गुजर रहा है इस टाइम पर, ठीक है। बहुत अच्छी कंट्री है बट स्टिल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है। ईरान जो है वो सपोर्ट करता है हौतीस को, ठीक है, उनकी डिसीजन मेकिंग वगैरह में। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया एंड ईरान जो है वो आपस में ही प्रॉक्सी वॉर वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज के आपस में नहीं बनती है, सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही कंट्रीज आपस में कन्फ्लिक्ट में रहते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो देखिए ये यमन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी शुरुआत होती है 2014 से। क्या होता है, देखिए ये जो हौतीस ग्रुप है ना, ये कौन थे? ये एक ज्यादा शिया मुस्लिम है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने
यमन वाला जो एरिया है, इन्हीं के जो पूर्वज हुआ करते थे 1000 ईयर्स पहले तक, वो इस पूरे एरिया के ऊपर रूल किया करते थे, उनकी किंगडम हुआ करती थी यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ, प्रेसिडेंट हादी जो थे वो क्या करने लगे, यमन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे हादी, इन्होंने क्या किया, इलेक्शन को बहुत दिनों तक पोस्टपोन करते रहे, ठीक है ना, एक तरह से डिक्टेटरशिप वगैरह बनना चाहते थे, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार ये निग्लेक्ट करते रहे। उसके कारण क्या हुआ, हादी के ऊपर अटैक कर दिया गया, किन के द्वारा, हौती रिबेल्स के द्वारा, ठीक है ना। ये पहले तो एक डेमोक्रेसी वगैरह चाहते थे ये लोग, ठीक है, प्रेसिडेंट को चाहते थे कि आप दोबारा से इलेक्शन वगैरह कराएं, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे और इन्होंने कैपिटल को सराउंड किया और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट को ही अंडर हाउस अरेस्ट डाल दिया, हाउस अरेस्ट के अंदर इनको पहुंचा दिया और खुद से रूल करने लगे, पैरेलल गवर्नमेंट वगैरह चलाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने मदद करनी चाहिए यमन की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो हादी थे वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर अटैक वगैरह किया, ठीक है ना, इन्वेजन किया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ही कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में, प्लस ईरान बैक कर रहा था उनको। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है यमन हौतीस और सऊदी अरेबिया के बीच, कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में किसी भी प्रकार की गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में इस सीज फायर के एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया गया, दोबारा से अटैक वगैरह होने स्टार्ट हो गया। तो ये था पूरा आर्टिकल। और अभी भी क्या चल रहा है, वहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। हौती जो रिबेल्स हैं उनका पावरफुल ग्राउंड है यमन में, और अब धीरे धीरे करके वो एक्सपांड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है नेशनल साइंस डे 2021 से। देखिए, हर साल 28 फैब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 28 फैब को ही जो हमारे इंडिया के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है चंद्रशेखर रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, ठीक है, और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ओके, तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, मार्क करने के लिए 28 फैब को एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्या थीम होती है इसकी, तो देखिए, टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन एप्लीकेशन अमंग द पीपल, ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद इस साल की थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ STI, STI का मतलब हुआ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका फ्यूचर के थीम रखी गई है, ठीक है। कौन सी एजेंसी होती है जो इस डे को सेलिब्रेट कराती है, तो वो है हमारी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क करता है। अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं, नेशनल साइंस एंड टेक कम्युनिकेशन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलर रिसर्च वगैरह ये भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, इंकरेज किया जा सके यूथ को ताकि वो साइंस वगैरह की फील्ड में आगे बढ़ें, ठीक है। फॉस्टर, स्ट्रेंथन एंड क्रिएट साइंटिफिक टेम्पर, रिकॉग्नाइज द इनिशिएटिव एंड आउटपुट ऑफ द रिसर्चर्स ऑन द साइंटिफिक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर, फिजिकल, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ओके। फिर कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर अर्ली करियर रिसर्च, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम रमन इफेक्ट को समझ लेते हैं कि रमन इफेक्ट क्या है जिसके कारण हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ना। मान लीजिए ये है आपका एक बॉक्स, ओके, ठीक है ना, ये कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, जो भी आप चाहें इसको आप सपोज कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक लाइट बीम स्प्रेड की, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, टॉर्च से मैंने क्या किया, इसको चालू किया और एक लाइट बीम इंपैक्ट की किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइट बीम है इसका कन्वर्जन हो जाएगा वाइब्रेशन मूवमेंट्स में, ठीक है, वाइब्रेशंस में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो एनर्जी लाइट के पास थी वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव की जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे, क्या होगा, कोई पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, कोई पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, कोई पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकल रहा है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ओके। लाइट नहीं देखेगी आपको, वाइब्रेशंस की फॉर्म में वो पार्टिकल्स एनर्जी वगैरह रिलीज होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, हो सकता है इसकी जो एक
वेवलेंथ थी या फिर फ्रीक्वेंसी थी जिस लाइट को इंपैक्ट किया गया था, ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे सेम भी हो सकती है, या तो उससे ज्यादा हो सकती है वेवलेंथ, या फिर उससे कम हो सकती है। ठीक है, ये तीनों केसेस यहां पर वैलिड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी को ऑब्जर्व किया था रमन ने, चंद्रशेखर रमन ने, और अपना रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, अब रमन इफेक्ट का यूज कहां पर किया जाता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारे वेरियस केमिस्ट और फिजिसिस्ट होते हैं वो इसका यूज करते हैं मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह का यूज यहां पर किया जाता है। तो यह है पूरा मैटर रमन इफेक्ट का। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 से। क्या कंटेस्ट है, इस बार 11th एडिशन ऑर्गेनाइज कराया गया इस महोत्सव का। ठीक है, कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। पहली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही याद रखनी है आपको कि इस बार का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज कराया गया था मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं ना, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरे महोत्सव यानी कि इस पूरे फेस्टिवल में क्या होता है, अलग अलग आर्टिस्ट वगैरह आते हैं और अपने अलग अलग परफॉर्मेंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो ये फ्लैगशिप फेस्टिवल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ठीक है, कब से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज सिंस 2015 एंड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ 7 जोनल कल्चरल सेंटर। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरी इंडिया को क्या किया गया ना, 7 जोनल कल्चर सेंटर्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उन्हीं कल्चर्स के बीच में क्या होता है, पार्टिसिपेशन वगैरह होता है। यहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, तो हैंडीक्राफ्ट, कुजीन वगैरह, ठीक ना, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं, ट्राइबल, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, ये सारे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इस महोत्सव का, तो देखिए जो इंडिया का वाइब्रेंट कल्चर है उसको पॉपुलराइज करना। ठीक है, जो हमारा फोक और ट्राइबल आर्ट है उसको शोकेस करना, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा मोटिव है उसको पूरा किया जा सके। फिर उसके बाद एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू द आर्टिस्ट एंड आर्टिसंस टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड। आपको पता होगा इस प्रकार के जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो पपेट्री वगैरह में इंक्लूडेड होते हैं, या फिर जो वोकल सिंगिंग वगैरह होते हैं, या फिर जो हमारे लोकल सिंगर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, क्लासिकल सिंगर्स वगैरह होते हैं, फोक सिंगर्स वगैरह होते हैं, डांसर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, ये बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है अपनी लिवलीहुड को कमाना, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, हम सभी लोग नेटफ्लिक्स वगैरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले सारे आर्टिशियंस जो हैं इनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे। पहले लोग इंजॉय किया करते थे तो इनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती, दूर दूर से लोग इनको देखने आते थे। अब लेकिन जो परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म होता है, जो एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, वो चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेटफ्लिक्स आ चुका है, अब लोग मोबाइल से, पहले लोग मूवी जाना चाहते थे, थिएटर वगैरह भी इंजॉय करते थे, अब वो थिएटर वगैरह भी धीरे धीरे देखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको सपोर्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके उनके आर्ट वगैरह को। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इंडिया के जो पीपल्स हैं उनको उनकी इंडिजिनस कल्चर से कनेक्ट किया जा सके, जो कि इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ओके, अभी तक कौन कौन सी सिटीज़ में इसको ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, तो दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग गुजरात, फिर कर्नाटका, तहरी मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा चुका है। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस इनिशिएटिव को भी जान लेते हैं। इसको भी लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, मकसद क्या है, टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट यूटीज so as to enhance mutual understanding and bonding between people of diverse culture, thereby securing stronger unity and integrity of India। चलिए, किसका द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, यहां पर कई लोग गलती करेंगे, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मकसद क्या है इसका, तो सिमिलर मकसद है, सेलिब्रेट करना हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को, प्रमोट करना स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, शोकेस करना हमारे रिच हेरिटेज और कल्चर वगैरह को, ठीक है ना, स्टैब्लिश करना लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, और एक अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह हमारी सोसाइटी में क्रिएट करना। ठीक है, अभी इसमें क्या किया जाता है ना, जितने भी सारे स्टेट्स और यूटीज हैं उनको पेयर किया जाता है। ठीक है ना, एक रोटेशन वगैरह चलता है, पेयर किया जाता है, और लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने डिफरेंट वाइब्रेंट कल्चर को। हम डिस्कस कर रहे थे जोनल कल्चर सेंटर्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया में जो जोनल कल्चर्स बनाए गए हैं, एक बार उनका नाम देख लीजिए। टोटल 7 कल्चर्स बनाए गए हैं, जो कि आपके ईस्टर्न जोनल कल्चर,
सेंटर कहाँ है इसका, कोलकाता। एक और बनाया गया है अहमदाबाद, फिर एक है दीमापुर, उसके बाद है पटियाला, ठीक है। फिर हमको देखने को मिलेगा नागपुर में, फिर है तंजावुर में और उदयपुर में। ये हैं सारे आपके जोनल कल्चरल सेंटर्स, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।